हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अपने घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है आप अपने सब्जेक्ट्स को और अच्छे से तैयार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ हरियाणा बजट या हरियाणा सरकार का बजट। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट। बिफोर डिस्कसिंग दी हरियाणा बजट, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बजट एक्चुअल में क्या है। बजट एक ऐसा शब्द है जिससे आप सब परिचित हैं और हर साल फरवरी मार्च के दौरान काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो बजट बेसिकली सरकार की आय, स्पेकुलेटिव या भविष्य से संबंधित, जो आने वाला वर्ष है उससे संबंधित आय और व्यय का एक लेखा जोखा है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने। सबसे पहले ब्योलिन की एक स्टेटमेंट है, बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, जो कि अगला साल हमारा होने वाला है और जो इंडिया में नॉर्मली हम 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल की करते हैं। It is the comparative table giving the amounts to be realized and the expenses to be incurred. It is furthermore an authorization given by the proper authority to incur the expenses and collect the revenues. ये एक लेखा जोखा है जो हमें बताता है कि हमें इस साल अपनी आय और व्यय को कैसे मैनेज करना है, कि अगर आय आएगी तो कहाँ से आएगी और व्यय होगा तो कहाँ होगा। ये उसी तरीके से जिस तरीके हम अपने घर का बजट बनाते हैं, अपने ट्रिप का बजट बनाते हैं या अपने किसी भी शादी का बजट बनाते हैं, किसी प्रोग्राम का बजट बनाते हैं कि आय इतनी है और व्यय इतना इस मद में करना है, इतना इस मद में करना है, इतना इस हिस्से में करना है। तो इसी तरह सरकार को भी स्टेट चलाने के लिए एक बजट बनाना पड़ता है जिसके अंदर सरकार ये देखती है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान, पूरे साल के दौरान सरकार की आय कहाँ कहाँ से होगी, वो क्या क्या साधन रहेंगे जो सरकार को आय देंगे, और वो क्या क्या साधन रहेंगे जहाँ पर सरकार का पैसा व्यय होगा या खर्च होगा। So government budget is a document containing approved plan of public revenue and public expenditure, कि जो पब्लिक इनकम है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका एक अप्रूव्ड प्लान है, उसकी एक योजना है और वो योजना विधानसभा के द्वारा जो है पास करवा ली है। अगली स्लाइड देखते हैं। फीचर्स, सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि सरकार के द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या क्या खर्च होंगे और क्या क्या उनकी आय के साधन होंगे, उसकी चर्चा करता है। अगले साल से संबंधित है, न केवल किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बल्कि पूरी इकॉनमी को, पूरे स्टेट की इकॉनमी को, प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है, हमारा टर्शरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसको भी प्रभावित करता है। और बजट के द्वारा हम राज्य के आर्थिक और सामाजिक जो उद्देश्य हैं, आर्थिक उद्देश्य वो हैं जो राज्य की इकॉनमी की ग्रोथ से जुड़े हुए, और सामाजिक उद्देश्य वो हैं जो राज्य के लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इट हैज सैंक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर या हरियाणा विधानसभा, मैंने पहले ही बात की इसकी। इट सेट्स प्रोसीजर इन विच गवर्नमेंट रेवेन्यूज विल बी कलेक्टेड एंड हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ मच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर टू बी इनकर्ड, कि सरकार जो है, सरकार की आय कहाँ कहाँ से आएगी, सरकार रेवेन्यू कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेगी और कहाँ कहाँ उसका खर्च होगा, कब कब उसका खर्च होगा। It gives information about detailed programs and policies which the government desires to pursue in the coming year. अगले एक साल में सरकार ने क्या क्या खर्च करने हैं, सरकार की क्या क्या योजना है, उसके बारे में, उस पर ये प्रकाश डालने का काम करता है। इसके बाद है फंड्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या गवर्नमेंट के पास फंड रहते हैं। बेसिकली 3 तरह के फंड हैं, यहाँ पर ब्रीफ में दे रखा है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी किताब को अपने सामने रखिए। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड कौन से होते हैं? ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, टैक्सेस और लोन्स की, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो टैक्सेस लोगों से लेती है या फिर सरकार जो लोन ले रही है अपने रूटीन एक्सपेंडिचर्स के लिए, वो कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा है। और अगर सरकार को इन कंसोलिडेटेड फंड्स को इकट्ठा करना है, खर्च करना है,
तो इसके लिए सबसे पहले विधानसभा की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है दूसरा कंटिजेंसी या आकस्मिक फंड। आकस्मिक फंड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वो फंड है जिसका उपयोग बाढ़, भूकंप, सूखा या किसी त्रासदी से लड़ने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप कह सकते हैं कि सरकार अपना कंटिजेंसी फंड यूज़ कर रही है, और इसके लिए भी, इसमें खर्च करने के लिए भी, या इसमें पैसा इस फंड का पैसा खर्च करने के लिए तो सरकार को विधानसभा की ज़रूरत नहीं है, पर इस फंड में पैसा डालने के लिए विधानसभा की परमिशन की ज़रूरत है। थर्ड इज पब्लिक फंड। पब्लिक फंड में वो पैसा है जो पब्लिक का पैसा है। फॉर एग्जांपल जो हम प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में लगाते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, या दूसरी हमारी स्मॉल सेविंग्स हैं डाक खाने की या स्टेट गवर्नमेंट के बाद दूसरी, उनका पैसा पब्लिक फंड का हिस्सा है, और गवर्नमेंट इन फंड्स को अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए किसी तरह की कोई लेजिस्लेचर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा सरकार ने बाद में एक निश्चित अवधि के बाद वापस कर देना है। तो 3 तरह के फंड थे। कंसोलिडेटेड फंड जो गवर्नमेंट टैक्सेज और लोन्स के फॉर्म में लेती है, कंटिजेंसी फंड जो सरकार किसी आकस्मिक दुर्घटना के केस में खर्च करने के लिए बनाती है, और तीसरा पब्लिक फंड जो सरकार के पास लोगों द्वारा जमा करवाया जाता है विभिन्न उद्देश्यों से। अगली स्लाइड देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या उद्देश्य हैं। हालांकि उद्देश्यों की चर्चा और व्याख्या ऊपर की जा चुकी है, परंतु एक सरसरी निगाह मारने में कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राज्य की विकास के लिए। देखिए सीधी सी बात है, विकास जुड़ा हुआ है आपके इनकम और एक्सपेंडिचर प्लान के साथ। आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हमने पहले चैप्टर पढ़े SEZ, एफिड, ये सारे। तो अगर आप SEZ या HSIIDC बना रहे हो तो पैसा इसमें लग रहा है, पर इस पैसे से आपका आर्थिक विकास हो रहा है, आपके यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, आपके यहाँ बिजनेस आएगा, तो ये गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा है। देन है टू चेक मिस यूज ऑफ फंड्स। इसके अलावा देखिए पैसा इन्वेस्ट करना एक अलग बात है, पैसा सब्सिडी के रूप में देना अलग बात है, परंतु उस पैसे से क्या हम वाकई अपने विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, इसकी जांच एक अलग बात है। तो सबसे पहले बजट में ये भी देखा जाता है कि जो पैसा आप खर्च करने जा रहे हैं, एक तो उसकी सीमा निर्धारण, और दूसरा उसके फलस्वरूप होने वाला लाभ। फॉर एग्जांपल हमने कहा शिक्षा पर 50 करोड़ खर्च करेंगे, तो उसका आउटपुट क्या होगा वो। देन है तो मोबिलाइज रेवेन्यू। मोबिलाइज रेवेन्यू का मतलब है कि जो रेवेन्यू सरकार इकट्ठा कर रही है उसको व्यवस्था में लेके आना, उसको मार्केट में, इंडस्ट्री में, बाजार में लेके आना। देन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो हैं जो समर्थ वर्ग है उससे टैक्स लेना, और जो कमज़ोर वर्ग है उसको सब्सिडी देना, उसको सहायता देना। और जाहिर सी बात है, देखिए इस समय भी अगर हम बात करें तो सरकार ने राशन डिपो पर 3 महीने के लिए राशन फ्री कर दिया, और सभी तरह के राशन कार्ड धारियों के लिए फ्री कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये जो गेहूं सरकार बांट रही है, अगर MSP की भी बात करें तो सरकार ने कम से कम भी 1500-1600 रुपये क्विंटल ले रखा है। तो 1500-1600 रुपये क्विंटल का गेहूं जब सरकार फ्री बांट रही है तो कहीं ना कहीं पैसा तो लगा होगा। तो ये पैसा इसी तरीके का है कि हम अमीरों से जो टैक्स लेते हैं, वो जो रेवेन्यू आता है उसका फिर आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन लोगों में जो समर्थ नहीं है आर्थिक रूप से। देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिजायर्ड डायरेक्शन। डिजायर्ड डायरेक्शन का मतलब है, देखिए जब आप सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, जब सरकारी भूमिका की बात करते हैं, तो सरकार की भूमिका ना केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की है, बल्कि सरकार की भूमिका सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की भी है। और यहाँ पर सरकार क्या करती है, यहाँ पर सरकार देखती है कि हमें पैसा किस इंडस्ट्री में कहाँ पर लगाना है जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। इसके अलावा जो सरकार की कर प्रणाली है, फॉर एग्जांपल शराब और सिगरेट। शराब तकरीबन हर स्टेट के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा साधन है। वो रेवेन्यू का बड़ा साधन इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा जो शराब के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसकी दर बहुत ज़्यादा है। दर बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि सरकार इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच रही है और साथ साथ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रही है कि अगर टैक्स की दर कम होगी तो रेट कम होगा और कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इसके बाद है इसी में ही कि उसी तरह जहाँ सरकार शराब सिगरेट जैसी वस्तुओं पर टैक्सेस की दर बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है सरकार ने, उसी तरह
LPG है या दूसरी जो हमारी फर्टिलाइज़र्स हैं, कृषि के यंत्र हैं, खादी के कपड़े हैं, अनाज है, उन पे सब्सिडी की मात्रा ज़्यादा है, ताकि वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो लोगों को सस्ती मिले और जो चीज़ें वैष्णों की हैं वो लोगों को महंगी मिले। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए, या मैं कहूँ कि स्थिरता को बनाए रखने के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। इस समय आप अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उससे अच्छे से वाकिफ़ हैं, और जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के, उनको चलाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में धन का जो इनपुट है वो बहुत ज़रूरी है। सरकार बजट के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करती है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट को, ग्रोथ रेट को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, की बजट की क्या आवश्यकता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव्स वाले पॉइंट्स में काफ़ी सारे पॉइंट इसके भी डिस्कस हो गए। रेवेन्यू रेजिंग डिवाइस, बजट आपको ये बताता है कि सरकार का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से किस तरीके से आ सकता है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, हमने ऊपर भी बात की कि आप जो संसाधनों से आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्सेस से या दूसरी प्रणाली से आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसका आप सदुपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, देखिए सबसे जो बड़ी पूंजी है वो इंसान है, आदमी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी दूसरे दफ्तर के क्षेत्र में है। तो बेसिकली बजट के थ्रू हम जब फंड्स की एलोकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पर कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, पोषण के ऊपर। अगर आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की या स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था है, तो अल्टीमेटली इसका लाभ उस व्यक्ति को हो रहा है जो हमारी स्टेट की, हमारी देश का ह्यूमन रिसोर्स है, और वही आगे चल के देश की बागडोर को, स्टेट की बागडोर को संभालेगा। तो इन फंड्स को जब हम एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, न्यूट्रिशन में जब हम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देश के मानव संसाधन को खड़ा करने के लिए की दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बजट के थ्रू ही हम देखिए। आज अगर हरियाणा की सड़कों की बात की जाए तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि सरकार ने जो स्टेट की, गांव की जो इंटरनल सड़कें हैं उन पर पैसा खर्च किया, और पैसा इसलिए खर्च कर पाई है सरकार क्योंकि सरकार की जो कर संग्रहण था वो अच्छा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का है, देखिए जैसे हम बात करें दिल्ली से सटे इलाके की, वहाँ की टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, और उस टैक्स कलेक्शन का बहुत सारा हिस्सा हम वहाँ पर भी खर्च करते हैं, और बहुत सारा हिस्सा उस जगह पर खर्च करते हैं, उस एरिया में खर्च करते हैं जहाँ पर विकास अभी शायद शैशवावस्था में है। तो ये है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की, ये सरकार को देखना है कि वो अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, जहाँ जहाँ उसका बेहतर से बेहतरीन उपयोग हो रहा है। देन है प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट। सरकार विभिन्न योजनाओं के थ्रू, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, या फिर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, ये तो सरकार की योजनाएं होगी। इसके अलावा जब भी सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाती है, सरकार कोई बिल्डिंग, सरकार कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाने के लिए कहती है, तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रोजगार को प्रमोट करता है। पॉवर्टी रिमूवल, देखिए गरीबी रिमूवल के लिए जो सरकार की योजना है उसमें पैसा खर्च होता है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक मुख्य है। उसके अलावा जो पेंशन योजना है वो भी एक मुख्य योजना है। आवास योजनाएं सरकार की, और जो किसान, गरीब वर्ग है, या दूसरे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनका जो ऋण माफ़ करते हैं, तो ये इसी कारण संभव है क्योंकि आपके पास टैक्स कलेक्शन के थ्रू पैसा जमा है। देन रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जो समाज में भेदभाव की स्थिति है, और ये भेदभाव का एक बड़ा कारण वित्त है, वित्त की व्यवस्था है। तो सरकार फंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके कहीं ना कहीं असमानताओं में कमी करने का काम भी कर रही है या करती है। देन है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। जितने भी सरकारी आय है, या मैं कहूँ कि जो हमारा रेवेन्यू है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से, उसका
यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग, वो भी बजट के थ्रू संभव होता है। इन्फ्लेशन की बात हमने पीछे की कि जो अगर महंगाई को रोकना है या फिर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, देखिए सीधा मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। अगर किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो सरकार कोटा निर्धारित करती है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, और सरकार उत्पादन पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी भी रखती है। प्रमोट सेविंग, ये स्टेट को देखना है। जैसे हमने पीछे बात की, जो स्टेट के फंड्स हैं, पब्लिक फंड्स हैं, अगर सरकार चाहती है लोग उसमें पैसा डालें तो पीपीएफ पे ब्याज बढ़ा दिए या किसी और तरीके से जो है लोगों को सरकारी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। देन है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ बजट। सबसे पहले रिसीट्स की बात करेंगे। दो तरह की रिसीट्स हैं हमारी, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं पहले। सबसे पहले मैं इनके फीचर्स की तरफ आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, कैपिटल रिसीट्स या पूंजीगत रिसीट्स वो होती हैं जिनकी दो विशेषताएं। पहली, ये सरकार के लिए लायबिलिटी पैदा करती हैं। जैसे कि सरकार ने लोन ले लिया, लोन की एवज में सरकार को पैसा तो मिला, पर कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई एसेट जो है गिरवी होगी और सरकार के लिए लायबिलिटी। दूसरा है, दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की एसेट्स में कमी करती हैं। अब सरकार का किसी कंपनी में हिस्सा है और सरकार ने उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, अपना हिस्सा बेचा, तो कहीं ना कहीं एसेट गई तो पैसा आया। तो कैपिटल रिसीट्स की दो फीचर्स हैं, दो विशेषताएं हैं। पहला, ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी बढ़ाने का काम करती हैं, और दूसरा एसेट्स को घटाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स के टाइप्स की। पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर हम लोन लेते हैं, सरकार लोन लेती है या सरकार लोन देती है, तो दोनों ही केसेस में सरकार की संपत्तियों पर, सरकार की जो एसेट्स लायबिलिटीज है उन दोनों पर फर्क पड़ता है। अगर सरकार ने लोन दिया हुआ है तो उसकी एवज में सरकार ने कुछ अपने पास गिरवी रखा होगा, एसेट रखी होगी। अगर उस लोन की हम वसूली भी कर लेते हैं तो हमारी एक एसेट कम होगी। और इसी तरह अगर सरकार ने लोन लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी एसेट गिरवी है, इसी वजह से हमारे पास कैपिटल आई है। यानी बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, अगर सरकार कहीं से पैसा बोरो करती है, चाहे जनरल पब्लिक से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे किसी बैंक से, तो भी कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। और अदर रिसिप्ट की अगर बात करूँ मैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट इसमें सबसे मुख्य है। अगर सरकार अपना शेयर कहीं पे घटाती है किसी भी सरकारी कंपनी या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार के लिए एक तरह से लायबिलिटी बढ़ाने वाला काम है। इसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स, जो सरकार की आय का मुख्य साधन है। इसके भी दो फीचर हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ये सरकार के लिए किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ाती, और इन रिसीप्ट से किसी भी तरह की गवर्नमेंट की एसेट कम नहीं होती। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ना तो उससे लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही उससे एसेट कम होती है, जबकि कैपिटल रिसीट से लायबिलिटी भी बढ़ रही थी और एसेट भी कम हो रही थी। अब बात करते हैं रिसीट्स की, रेवेन्यू रिसीट्स की। सबसे पहले इसमें टैक्स रिसीट्स हैं। टैक्स रिसीट्स वो रिसीट्स जो सरकार द्वारा लोगों पर कंपल्सरी लगाए जाते हैं और उनसे जो सरकार को आय प्राप्त होती है। तीन तरह के टैक्सेस, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और तीसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक एक करके इन सबकी बात करते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स तो वो है जो आपकी आय बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। देन है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो है जिसकी दर कम होती है आय के बढ़ने से। इसके बाद एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। एड वैलोरम टैक्सेस हैं
जिनकी जो दर है वो वस्तु की वैल्यू चेंज होते ही बदल जाती है, बढ़ जाती है। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या वेट क्या था कि उत्पादन के स्थान से निकला तो विक्रय के स्थान पर, विक्रय के स्थान से निकला तो विपणन के स्थान पर, उसका जितनी बार वो उत्पाद बिकेगा उतनी बार उस पर टैक्स लगता रहेगा। दूसरा स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम। स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम वो है जो यूनिट्स पे, साइज पे, वेट पे लगाया जाता है, जिसकी दर फिक्स रहती है, बार बार नहीं बदलती। देन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो सीधा जनता से लिए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो लिए तो जनता से ही जाते हैं पर वो अप्रत्यक्ष रूप से। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, आपने 100 रुपये का सामान लिया, आपको नहीं पता उसमें जीएसटी कितनी है, पर आपकी तरफ से सरकार को पैसा पहुंच गया। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ये टैक्स रिसीट्स ही उसका नॉन टैक्स रिसीट्स है। पहला है फी, सरकार द्वारा जो विभिन्न सुविधाएं आपको दी जाती हैं उसके लिए जो सरकार द्वारा फीस चार्ज की जाती है, जैसे कि अगर आपने सरकार का कोई पेपर ही देना है तो उसकी फीस। देन है लाइसेंस फीस या परमिट फीस। अगर आप स्टेट में कोई काम करना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फी है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है उसकी कोई फीस है, वो सारे जो है इन्हीं में आ जाएंगे। थर्ड है एस्सीट। एस्सीट क्या है कि ये स्टेट की वो इनकम है जो स्टेट को उस ज़मीन से मिलती है जिस ज़मीन का कोई वारिस नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट में ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दावा करता हो, तो वो संपत्ति स्टेट की संपत्ति, और उस संपत्ति से जो आय स्टेट ले सकता है वो एस्सीट का पार्ट होगी। देन स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो है जो ज़मीन की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसके मालिकों द्वारा सरकार को दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार ने कहीं से एक सड़क काट दी, तो अगर सड़क कटती है और वो सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है या उस सड़क के किनारे जो है महत्वपूर्ण विकास होने की संभावना है, तो उस कीमत में जो बढ़ोतरी होगी उसकी असेसमेंट के फलस्वरूप उस ज़मीन के मालिकों को कुछ राशि जो है सरकार को देनी पड़ेगी। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये वो जुर्माना है, वो दंड है जो लोगों पर लगाया जाता है अगर लोग जो है सिस्टम को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को ढंग से फॉलो नहीं करते। देन है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। जो सरकारी कंपनी है, जैसे हमने उस दिन हैफेड पढ़ा था, तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें सरकार का शेयर है और अगर उनसे कोई आय होती है, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट माना जाएगा। डोनेशंस एंड ग्रांट्स। अगर सरकार के पास किसी भी तरीके से कोई भी डोनेशन या ग्रांट आती है, जैसे अभी आप कोरोना काल में मान के चलिए कि सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष चलाया हुआ है, तो अगर इस तरह की कोई भी ग्रांट आती है तो वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट मानी जाएगी। इसके बाद एक्सपेंडिचर्स की तरफ बढ़ते हैं। बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो हैं जो सरकार का एक तरह का खर्च है और इनसे सरकार को कोई आय नहीं होती, बल्कि जो सरकार ने आय की है उसका व्यय होगा। जिस तरह से हमारे इनकम दो तरह की थी, एक्सपेंडिचर भी दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं जो सरकार के लिए किसी तरह, देखिए पैसा तो सरकार खर्च कर रही है पर इनसे कोई एसेट नहीं आ रही सरकार के पास, जैसे कि पेंशन, सैलरी, स्कॉलरशिप, सब्सिडी। ध्यान तो सुनिएगा, यहाँ पर सरकार पैसा खर्च कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, पर ना तो सरकार की कोई एसेट आ रही है और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी घट रही है। जैसे हमने पैसा दिया, हमारा लोन उतर गया, लायबिलिटी कम होगी ना। तो ये वो पैसा है जो सरकार वेलफेयर के कामों में लगा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो सरकार की एसेट में वृद्धि करता है या लायबिलिटी में कमी करता है। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, वो हमारी एसेट में वृद्धि करेगा, या हमने कोई लोन रीपे कर दिया तो हमारी लायबिलिटी में कमी करेगा। इसके बाद है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है जिनके फलस्वरूप कोई विकास होता है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग बना दी, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, हेल्थ पे खर्चा कर दिया, एग्रीकल्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे, नहर निर्माण पे, ग्रामीण विकास पे, पावर जनरेशन पे। इनसे क्या है, कोई विकास कार्य होगा। नॉन डेवलपमेंट वो है जिससे कुछ विकास नहीं हो रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव उसका ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, टैक्सेस जो आपने दिए, लोन का ब्याज जो आपने दिया, पेंशन जो आपने दी, सब्सिडी जो आपने दी। इसके बाद है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर।
प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनकी योजना सरकार बना के चलती है और उस योजना के फलस्वरूप कुछ हमें रिवर्ट में मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर बात की, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, पावर है, इंडस्ट्री है। नॉन प्लान वो है जो सरकार को सिर्फ स्टेट चलाने के लिए करना पड़ रहा है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं और इनका कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि इससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ज़रूर है सोसाइटी की, पर इससे विकास के लिए ज़्यादा मदद नहीं मिलती। तो ये हमारा जो हरियाणा बजट का चैप्टर था ये आधा कंप्लीट हो गया है, और जो इसका रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो अगली जो वीडियो है उसमें आपको दी जाएगी। तब तक के लिए आप इसको समझिए, पढ़िए, और अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप मुझ पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। गुड लक।